नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबसे पहले आपको दिल्ली में भ्रष्टाचार की भट्टियां दिखाएंगे, जिनमें जलकर 21 लोगों की मौत हो गई। नियमों की धज्जियां उड़ाकर 6 कमरों की जगह 25 कमरों का अवैध गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था और हमारा प्रशासन गहरी नींद में सोया था। इस लापरवाही ने आज 21 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें कम से कम 6 विदेशी थे। जान बचाने के लिए कोई तीसरी मंजिल से कूद रहा था, कोई जिंदा जलते हुए खिड़की से छलांग लगा रहा था। भ्रष्टाचार की वजह से हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार हंसते खेलते परिवार खत्म हो जाते हैं। किसी का बेटा, किसी का सुहाग, किसी की मां इस सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे गेस्ट हाउस में आज जो हुआ, अगर आप उसे हादसा कहते हैं तो ये उन 21 बेगुनाहों के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा। सच तो ये है कि ये हादसा नहीं, व्यवस्था द्वारा किया गया कत्ल है। सोचिए, पुलिस स्टेशन से 4 मिनट, फायर स्टेशन से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर यह मौत की भट्टी धड़ल्ले से चल कैसे रही थी। इसके बाद आपको बंगाल की तस्वीर दिखाएंगे, जहां ममता बनर्जी का सियासी वजूद खतरे में है। उनके सामने चुनौती है कि वो पार्टी बचाएं या भतीजा बचाएं। बंगाल में ममता के पैरों के नीचे से सत्ता की जमीन खिसकने के बाद अब पार्टी भी उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए ऋतव्रत बनर्जी को अपना नया नेता चुन लिया है और विधानसभा स्पीकर ने भी इस बागी गुट को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दे दी है। विरासत की इस जंग में बागियों ने ममता बनर्जी को ही मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी की। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि क्या ममता अपनी पार्टी को बचा पाएंगी या सिर्फ भतीजा ही उनके साथ बचेगा। और इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका में शुरू हुई नई जंग के बारे में, जिसमें ईरान ने कुवैत और बहरीन पर जोरदार हमला किया है। तो इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है। इस बमबारी में बातचीत धुआं होती दिखाई दे रही है और एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता यही कि अगर ये युद्ध फिर से भड़कता है, अगर अमेरिका और ईरान में फिर से फुल फ्लेजेड वॉर होता है, तो खामियाजा हम तक पहुंचेगा। लेकिन आज सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि कब तक हमें यही सुनना होगा कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हर बार आग लगती है, हर बार लोग मरते हैं, हर बार परिवार उजड़ते हैं, हर बार किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की मां, किसी का पति, किसी बुजुर्ग का सहारा राख में बदल जाता है और हर बार सिस्टम माइक के सामने आकर कह देता है कि फायर एनओसी नहीं था। लेकिन आज सवाल यह है कि कब तक हमें यही सुनना होगा और कब तक ये लाइन हमारे सिस्टम की नाकामी का आधिकारिक बहाना बनी रहेगी। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि एनओसी था या नहीं था, असली सवाल यह है कि अगर एनओसी नहीं था तो इतने दिन तक किसी को पता क्यों नहीं चला। अगर एनओसी नहीं था तो ये होटल चल कैसे रहा था। अगर एनओसी नहीं था तो वहां लोग रह कैसे रहे थे। अगर एनओसी नहीं था तो बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिले। अगर एनओसी नहीं था तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था। अगर एनओसी नहीं था तो फायर विभाग के अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे थे। और आखिर में इस देश में फायर विभाग का काम क्या है। क्या उसका काम सिर्फ दुर्घटना होने के बाद मलबे के बीच खड़े होकर यह बताना है कि इस घटना में भी फायर एनओसी नहीं था, या दुर्घटना होने से पहले खतरे को पहचानना, उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है। हर साल हमारे देश में हजारों अग्निकांड होते हैं, हर साल सैकड़ों नहीं हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन हर हादसे के बाद जवाब लगभग एक जैसा होता है और ऐसा लगता है कि मानो पूरा तंत्र एक रिकॉर्डेड संदेश पर चल रहा हो कि फायर एनओसी नहीं था, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर किसी भी आग के बाद आप इनकी ये बात चला सकते हैं, वो अमर अजर है। दिल्ली के मालवीय नगर में आज जो दुर्घटना हुई, उसे अगर हादसा कहा गया तो ये मरने वाले लोगों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। सच तो ये है कि इन सब लोगों को हमारी व्यवस्था ने मारा है और इस तरह मारा है कि इन दृश्यों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए।
पानी मार देगा ना। रुको और भी क्या मालवीय नगर के जिस गेस्ट हाउस में ये आग लगी उसका नाम था फ्लरिश स्टे। हम इसकी ऐसी पोल खोलेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर देखिए तो इस फ्लरिश स्टे में ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था और ऊपर एक गेस्ट हाउस बना हुआ था। अफसोस की बात यह है कि इसमें 50 से ज्यादा लोग ठहरे हुए थे, लेकिन इस गेस्ट हाउस के पास फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नहीं था। और होता भी कैसे, इस गेस्ट हाउस में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। सोचिए, नेशनल बिल्डिंग कोड और डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज के नियम कहते हैं कि अगर व्यावसायिक और बहुमंजिली इमारतों में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता हो तो उसे एनओसी नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस बिल्डिंग को सील किया जाता है और उस पर भारी जुर्माना लगता है। लेकिन सोचिए यहां क्या हो रहा था। यहां इस गेस्ट हाउस से सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर मालवीय नगर का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। 4 मिनट। 1 मिनट की दूरी पर पुलिस चौकी है। 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन है। 3 मिनट की दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा फायर स्टेशन। फिर भी ये बिल्डिंग बिना एनओसी का, बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से चलता रहा। किसी ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। दुख की बात तो यह है कि ऐसे मामलों में यह घनघोर लापरवाही हर बार की जाती है और हर बार वही रिकॉर्डेड संदेश चला दिया जाता है कि फायर एनओसी नहीं था, ताकि अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाए। और यह भी ऐसे बताया जाता है कि जैसे यह काम आम जनता को करना था। भाई जो लोग मरे हैं उनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था। साल 2024-25 में दिल्ली में कुल 7,312 आग दुर्घटनाएं हुई। 98% से ज्यादा दुर्घटनाओं में फायर एनओसी नहीं था। इनमें भी जिन 693 दुकानों, वेयर हाउसेस, शोरूम्स, होटल्स में आग लगी, उनमें 691 के पास फायर एनओसी था ही नहीं। जिन 450 फैक्ट्रियों और कारखानों में आग लगी, उनमें 446 के पास फायर एनओसी नहीं था। और जिन 200 गोदामों में ऐसी घटनाएं हुई, उनमें भी 199 के पास फायर एनओसी नहीं था। और सोचिए, जब हर 100 में से 98% दुर्घटनाओं में फायर एनओसी होता ही नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं इन दुर्घटनाओं को सरकार द्वारा निर्मित दुर्घटनाएं माने। अब एक बार फिर से दिल्ली के इस अग्निकांड की ये तस्वीरें देखिए, जिनमें इस गेस्ट हाउस में फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने अपने कमरों की खिड़कियां तोड़ी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल से नीचे कूद गए। और इनमें भी कई लोग तो ऐसे थे जो जिंदा जल रहे थे और जलते हुए इन लोगों ने बिल्डिंग की खिड़कियों से छलांग लगाई। देखिए, इस मामले में फायर डिपार्टमेंट पर एक और आरोप यह लग रहा है कि उसने आग बुझाने के लिए बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई। जो लोग इस गेस्ट हाउस के पड़ोस में रहते हैं, उनका कहना है कि फायर स्टेशन को पहली कॉल 8:40 पर गई, लेकिन उसकी पहली गाड़ी मौके पर पहुंचती है 9:40 पर, यानी पूरा 1 घंटा, 1 घंटे की देरी। और दावा है कि अगर ये देरी ना होती तो इस आग को बहुत पहले ही बुझा लिया गया होता। सुनिए। अल्लाह,
और ये क्या? और तो ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से और इसके अंदर से लोगों को निकाला गया है। न सिर्फ निकाला बल गया है बल्कि लोग कूद भी रहे थे। एक आई विटनेस हमारे साथ मौजूद, पाइप पकड़ के लटक रहे थे और हेल्प मांग रहे थे। तो यहाँ पर जितने भी लोकल बंदे थे उन्होंने हेल्प किया, वो गद्दा बिछाया, उसको बोला जंप करो नीचे। आप कितना जंप किया, किसी में सर में चोट लगा, किसी का हाथ टूट गया। यहाँ पे स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमें लगा कि क्या है, फिर हमें लगा शायद ऐसे ही, फिर स्पार्किंग होने लगी यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे लोग उनको फोन कर रहे थे फायर ब्रिगेड वालों को। 8 बजे से फोन करना चालू किया, यहाँ पे 9:40 पे लोग फायर ब्रिगेड आई, तब उन्होंने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर उसी टाइम अगर कुछ एक्शन लिया होता, पुलिस आई होती, कुछ आई होती, तो यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी। खुलासा हालांकि इन आरोपों को फायर डिपार्टमेंट गलत बता रहा है। उसका कहना है कि उसके पास कुल 3 कॉल्स आई थी। इनमें पहली कॉल 8:50 की गई, दूसरी 8:55 पर और तीसरी 9:16 पर की गई। और क्योंकि ये गेस्ट हाउस एक घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद है और वहां गलियां भी काफी सकरी हैं, इसलिए इसके रेस्क्यू ऑपरेशंस में कई दिक्कतें आई और सुबह 11 बजे तक इस आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका। सोचिए कैसी आग रही होगी। यह आग कैसे लगी, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि यह आग बेसमेंट से फैली, जहां ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट का एक बड़ा किचन था। जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी और क्योंकि इस गेस्ट हाउस में लकड़ी का फर्नीचर ज्यादा था, इसलिए यह आग बहुत ज्यादा फैल गई। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें एक विदेशी नागरिक अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के छज्जे पर चढ़ा हुआ है। और यह तो सिर्फ एक तस्वीर है। जो लोग अपने कमरों से बाहर निकल पाए या जो घटना के वक्त सो रहे थे, वहीं पर फंसे रह गए। मतलब उस समय की कल्पना करके भी जैसे इंसान कांप जाता है। इनमें जिन कमरों में बाहर की तरफ खिड़कियां लगी थी, उन कमरों में फंसे लोगों ने उन्हें तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि जिन कमरों में खिड़कियां नहीं थी, वो लोग जिंदा जलकर और आग के धुएं में दम घुटने से मर गए। कुल 21 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें 6 विदेशी नागरिक हैं, 9 भारतीय हैं। 6 लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अब इस पूरी घटना में सबसे गंभीर बात यह है कि यह गेस्ट हाउस पूरी तरह अवैध था। उसका पंजीकरण 2007 की बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत हुआ था, जो गोवा की तर्ज पर शुरू की गई थी। इसमें यह तय हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के पास दिल्ली में एक घर है, एक कोठी है या फ्लैट है और उसमें कुछ अतिरिक्त कमरे हैं, तो लोग उन्हें पर्यटकों को किराए पर दे सकते हैं। वहां पर वो होम स्टे चला सकते हैं। अब इस स्कीम का सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम यही था कि जिस बिल्डिंग में इस तरह का होम स्टे खोला जाएगा, वहां 12 बेड और 6 से ज्यादा कमरे नहीं हो सकते। मतलब ये घर की तरह होगा, 6 कमरे से ज्यादा नहीं होंगे, 12 ही बेड होंगे। लेकिन इस मामले में इस नियम की खूब धज्जियां उड़ी है। इस गेस्ट हाउस में 6 की जगह 25 कमरे थे। परमिशन कितने की थी? 6 की, सिर्फ 6 बेड कमरे की, लेकिन 25 कमरे चला रहा था यह आदमी। और इसका संचालन एक होटल की तरह हो रहा था, जबकि नियमों के तहत यह होटल बन ही नहीं सकता। इस गेस्ट हाउस ने कैसे हमारी सरकारों, हमारी सिस्टम की पोल खोली, उसका एक और नमूना मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। क्योंकि जब आप ये देखेंगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये किस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहा था। तो सबसे पहले हम आपको इस फ्लरिश स्टे के, वापस जाइए पिछले पेज पर, इसका ओपनिंग पेज दिखाते हैं। ये देखिए, कहीं भी आपको उस होटल का बाहर से तस्वीर दिख रही है? थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा, यहां पे आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये उसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर वो सामने फोटो किसकी डालता है? मैक्स अस्पताल की। ये मैक्स अस्पताल की फोटो यहां पर डालता है। ये आप देख रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल। ये अपनी बाहर से कोई भी तस्वीर फ्लरिश स्टे अपनी वेबसाइट पर डालता ही नहीं है।
सोचिए लोगों की आंख में। एक बार फिर से आप प्रीवियस पेज पर आ जाइए, एक बार फिर से प्रीवियस पेज पर आइए, अपने दर्शकों को फिर से दिखाते हैं। ये जब आप वेबसाइट जैसे ही फ्लरिश स्टे का खोलेंगे, मतलब कोई भी विदेशी सैलानी आ रहा है, लिखते हैं मेडिकल टूरिज्म, कंफर्टेबल रूम्स एंड किचन फैसिलिटीज ऑल्सो, परफेक्ट स्टे फॉर मेडिकल टूरिज्म। यानी जो लोग विदेशों से यहां पर पहुंचते थे ना अपना इलाज कराने के लिए, ये उनके लिए बता रहा है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है। और सामने तस्वीर किसकी डाल रहा है? मैक्स हॉस्पिटल की। ये अपनी बिल्डिंग की तो बाहर से तस्वीर डालता ही नहीं है अपनी वेबसाइट पर। हमने पूरी वेबसाइट को खंगाला है। कई अन्य जो वेबसाइट्स हैं जो आपको रूम स्टे के लिए, कई सारे जो एग्रीगेटर्स हैं जो रूम स्टे बताते हैं, वहां पर तो इसकी रात की एक फोटो है भी बाहर से, लेकिन अपनी वेबसाइट पर इसने बड़ी चालाकी से अपनी बिल्डिंग की तस्वीर ही नहीं लगाई। ये मैक्स हॉस्पिटल का, ताकि जो लोग यहां पर साकेत में इलाज कराने आते हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उसको इसने फोटो में लगा दिया और यहां पर लिख दिया परफेक्ट स्टे फॉर मेडिकल टूरिज्म। यानी जो लोग यहां पर आते हैं वो, अब देखिए ये बाकी क्या तस्वीरें डालता है, रूम के अंदर की तस्वीर डालता है। ये रूम की अंदर की तस्वीर इस तरह से एक बेडरूम की डालता है, एक दूसरे बेडरूम की दिखाता है। इसमें ये दिखा रहा है कि एसी है इनके पास, और इस तरह से ये किचन की भी पूरी व्यवस्था यहां पर इस तस्वीर में दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा ऑपोजिट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, इसका सारा का सारा वेबसाइट इसी बताने पर जोर देता है कि भाई हम मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने में हैं। अब आ जाइए इस हिस्से में जहां पर ये जानकारियां दे रहा है कि हमें क्यों आप चूज कीजिएगा, क्यों आप हमारे होटल में रहने आइए, जिसको वो अपनी तरफ से फ्लरिश स्टे सिर्फ कह रहा है, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं। मैक्स हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी, सबसे बड़ी चीज जो ये बताता है, मैक्स हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी। फिर आ जाइए, ये बताता है आरामदायक कमरे, फिर ये बताता है किफायती, मतलब कीमत कम है, सस्ता पड़ेगा, आ जाइए। सेल्फ कुकिंग, खुद से आप खाना बना सकते हैं, यानी आपको किचन मिल रहा है, आपको कुकिंग स्टोव मिल रहा है, आपको सब कुछ की व्यवस्था मिल रही है। आसान कनेक्टिविटी जिसकी वो बात करता है, और अच्छी मेहमान नवाजी का भी वो यहां पर जिक्र करता है। लेकिन ये कहीं नहीं बताता है, मेरे साथ पढ़िए, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि इमरजेंसी गेट नहीं है। उसने ये कहीं नहीं बताया लोगों को जो उसके कमरे में आ रहे हैं रहने के लिए कि आपके पास एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट होगा, जो कि तमाम नियमों की अनदेखी है। फायर एग्जिट नॉर्म्स ये कहते हैं कि एक तरफ अगर लिफ्ट है तो आपको दूसरी तरफ सीढ़ियों से भी एग्जिट देना है, एक एंट्री है तो एक एग्जिट भी आपको देना है। लेकिन इतनी बड़ी चीज वो अपने लोगों से छिपा लेता है जो लोग आते हैं, और इस तरह से वो लोगों को ठगता है अपने वेबसाइट पर लाकर। मैक्स हॉस्पिटल की चमचमाती हुई तस्वीर लगाता है, मेडिकल टूरिज्म का बखान करता है, अस्पताल के बगल में ये दिखाता है, कमरे की अच्छी सी तस्वीर लगा देता है, लेकिन अपनी बिल्डिंग नहीं दिखाता है। अब आइए आपको अब अगली जानकारी इस फ्लरिश स्टे के बारे में देते हैं। कमरों के अंदर कुकिंग बर्नर, ये जो फोटो है उसमें हमने जूम इन किया और ये देखिए क्या स्थिति है। एक ही एग्जिट है और इसके बावजूद, मतलब एंट्री एग्जिट एक ही है, ये जब आप देखें तो कुकिंग बर्नर लगाने की इजाजत नहीं होने के बावजूद, जूम इन किया है हमने आपके लिए, कमरों के अंदर वो इस तरह से बर्नर लगाने की इजाजत लगा देता है। तो ये फ्लरिश स्टे की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किसकी वजह से आज ये सवालों के घेरे में है और किसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। तो हमने आपको उसका वेबसाइट दिखाया, चमचमाता हुआ वेबसाइट जिसमें वो मैक्स हॉस्पिटल का पूरा बखान कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसी को नहीं बता रहा कि हमारे पास एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अब अगर कोई होम स्टे इतनी मनमानी करता है, 6 कमरों की जगह 25 कमरों में होटल चलाने लगता है, ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रेस्टोरेंट भी खोल लेता है। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं लेता है, अवैध तरीके से बेसमेंट में कमरे बना लेता है, तो इस मनमानी का हमारी सरकारों के पास क्या जवाब है? ये 2 तस्वीरें हैं। बहुत ढूंढने के बाद कुछ अन्य वेबसाइट्स पर इस फ्लरिश स्टे की पिक्चर्स मिली है। ये जो स्नैक्स एंड बाइट आप देख रहे हैं ना, ये उसी रेस्टोरेंट का प्रचार है जो ये नीचे चला रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी आज की ये धधकती हुई तस्वीरें देखिए,
जिसमें लोग जिंदा चले हैं। अगर इस देश में कानून है, कानून का पालन कराने के लिए पूरी व्यवस्था है, तो व्यवस्था हमें दिखाई क्यों नहीं देती? और सोचिए, ये तो होम स्टे की कहानी है। ऐसा ना जाने कितने होम स्टे और कितने गेस्ट हाउस होंगे जो इस तरह की मनमानी कर रहे होंगे। यहां आप ये भी देखिए कि ये गेस्ट हाउस लगभग सभी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इसके बारे में इन प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर की जानकारियां लिखी हैं। ये बताया गया है कि यहां क्या क्या सुविधाएं हैं, लेकिन इनमें कहीं ये नहीं लिखा कि इस गेस्ट हाउस में एंट्री एग्जिट के लिए एक रास्ता है। इसके पास फायर एनओसी नहीं है। ये असल में एक होटल भी नहीं है। ज्यादातर ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर 85% से ज्यादा होटल और होमस्टे ऐसे हैं जिनमें यह बताया ही नहीं जाता कि इमरजेंसी गेट है या नहीं, या वहां दुर्घटनाओं से निपटने को लेकर क्या इंतजाम है। हमारे देश में लोग भी ये चेक नहीं करते, जिसका ऐसे लोगों द्वारा फायदा उठाया जाता है। और सवाल है कि यहां तो विदेशी सैलानी भी आ रहे थे अपना इलाज कराने के लिए। उनकी आंखों में मैक्स हॉस्पिटल की चमचमाती हुई तस्वीर डालकर धूल झोंका गया। ये जो बहुमंजिला इमारत है, इसमें भीषण आग लगी और किस तरीके से वहां पर लोगों ने भागने की कोशिश की। वहां पे पड़े हैं कुछ गद्दे भी जो ये बयां करते हैं कि लोग इतनी ऊंचाइयों से कूदकर भागने को तैयार थे अपनी जान बचाने के लिए। वो इस वक्त ये भी ना उन्होंने सोचा कि ये कितनी ऊंचाई है। ये जो पूरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जब आग लगी तो उसके बाद पैनिक फैल गया, जिसमें लोग बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने लगे। तब नीचे गद्दा लोकल लोग हैं उन्होंने बिछाया ताकि लोगों को चोट न लगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाइजीरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर दूसरे अन्य कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है यहाँ से निकली हैं। लोगों का हाल क्या था उस समय? हाल मतलब अभी मैं आपको बता नहीं सकता। शुरू में मतलब हम ही थे यहाँ, सब आग थी। हमने यहाँ रजाई गद्दे से गद्दे उठाए, सारे डाले ऊपर से। बच्ची को नहीं दुकान पे से बच्ची को ऊपर से कुदाया, फिर बच्ची को कुदाया। 7 लोगों को हमने ऊपर से कुदाया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से। उसके बाद आग, हम जब कोशिश की अंदर जाने की, हम जा नहीं पाए। मालवीय नगर की ये 5 मंजिला इमारत जलकर खाक हुई, लोग मारे गए, लेकिन इसके आसपास आग के कई ऐसे कारण दिखाई देते हैं जो फिर भविष्य में इस तरह की घटना दे सकते हैं। पूरा मालवीय नगर का ये जो इलाका है, तारों का एक जंजाल दिखाई देता है। पूरा तारों से घिरा हुआ, बिजली के तार हैं, केबल्स हैं, और वो इस कदर भी हैं कि इमारतों के पास तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई कबूतर मुंह से तार का एक छोटा टुकड़ा लेकर के आके वहां गिरा दे तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए। पिछले हफ्ते ही दिल्ली की बीजेपी सरकार बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का एक नया ड्राफ्ट लेकर आई थी, जिसमें यह प्रस्ताव था कि अब इस तरह के होम स्टे और गेस्ट हाउस में 6 की जगह 8 कमरे और 12 की जगह 16 बेड बनाए जा सकेंगे। और सोचिए, यह प्रस्ताव अभी लागू भी नहीं हुआ है। अगर लागू हो भी गया तब भी इन होम स्टे और गेस्ट हाउस में 6 कमरों की जगह 8 कमरे हो सकते हैं, जबकि मालवीय नगर के गेस्ट हाउस पहले से ही 25 कमरों में अवैध तरीके से चल रहा था और ना सरकार इसे रोक पाई, ना गेस्ट हाउस ने नियमों का पालन करना जरूरी समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट बनाया गया था, उसमें बाहर निकलने के लिए एक अलग से रास्ता था, और अगर उस गेट पर ताला ना होता तो वहां से नीचे फंसे लोग कम से कम बाहर निकल सकते थे। कुछ लोगों की तो जान बचती, कम से कम 6 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन यहां भी इस गेट पर एक ताला होने के कारण कई लोगों का अंदर ही दम घुट गया, और जिस तरह बाद में उनके शव बाहर निकाले गए, वो तस्वीरें तो खैर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। यकीन नहीं होगा आपको कि दिल्ली में हर दिन औसतन 20 आग हादसे होते हैं। इनमें 92% मामलों में कोई ना कोई लापरवाही होती है। लेकिन हमारी सरकारें हर बार ये कहकर निकल जाती हैं कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। याद कीजिए मई 2024 में इसी दिल्ली में क्या हुआ। उस वक्त पूर्वी दिल्ली के एक अवैध नर्सिंग होम में आग लग गई, 7 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। उस मामले में भी यही पता चला था कि इस अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं था, उसके पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था। अरे भाई, ये सुन सुनकर हम लोग क्या करें? फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं था तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान आग बुझाने के लिए एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, और अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं। यानी लगभग वैसी ही स्थिति थी
जैसी कि आज की घटना में। उस वक्त भी यही कहा गया था कि मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में कुछ नहीं बदला। यही कारण है कि आज हम आपको उन सभी नेताओं अधिकारियों के नाम गिनाना चाहते हैं जो अगर अपना काम ईमानदारी से करते तो शायद इस दुर्घटना में इतने लोगों को जिंदा जलकर मरना नहीं पड़ता। सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद की है, जिनके अधीन दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट आता है। अगर फायर डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करता तो शायद ये गेस्ट हाउस कब का बंद हो जाता। इसके बाद दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष डी वैद का नाम आता है, जिनके पास फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग होती है। कपिल मिश्रा दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं और ऐसे तमाम ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट को लाइसेंस पर्यटन मंत्रालय से ही मिलता है। फिर दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर ए निंदू चिज्यान भी इस घटना के लिए पूरी तरह जवाबदेह हैं। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि स्कीम जो है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की वो उन्हीं के पर्यटन विभाग से मिलता है। अगर इस पूरे विभाग में आप देखें तो कपिल मिश्रा का विभाग अपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड इन गेस्ट हाउसेस का ऑडिट करता, उनकी जांच करता, तो 25 कमरे मिलने पर यह गेस्ट हाउस बहुत पहले ही बंद हो गया होता। ये घटना नहीं होती। दिल्ली में सिर्फ 432 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इस स्कीम में रजिस्टर्ड है। इनका ऑडिट करना पर्यटन विभाग के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद स्थानीय प्रशासन एमसीडी के जे आशीष रॉय इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें अपने इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों की निगरानी करनी थी, इसे रोकना था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। और आखिर में दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार भी इस घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, जिन्होंने अपना काम नहीं किया। बड़ी बात यह है कि राकेश कुमार वही अधिकारी हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने साकेत के उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, जहां एक जर्जर इमारत गिरने से कई लोग मारे गए थे। हमारे देश में अगर होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस का किराया प्रतिदिन 3000 रुपए तक हो तो उस पर सरकारों को 5% का जीएसटी मिलता है। फिर जब ये होम स्टे अपना रजिस्ट्रेशन सरकार की स्कीम में कराते हैं तब भी इनको एक शुल्क देना होता है। बाकी सुविधाओं और सेवाओं पर भी ग्राहकों से टैक्स लिया जाता है, सरकारों के पास ये टैक्स जाता है। इसीलिए सरकारों की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए, ऐसे हादसे रोकने चाहिए। ओवरलोड के कारण आ गया क्या है? मीडिया में कितनी और जिनके अंदर जरा सी भी वॉयलेशन है, हमारा सरकार, दिल्ली सरकार का पानी बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवाइए। इस बिल्डिंग को एनओसी की जरूरत थी, एनओसी दी हुई है इसकी। रोमन इतिहासकार टैसिटस ने एक बार कहा था कि जितना भ्रष्ट समाज होगा वहां उतने ही अधिक कानून होंगे। और ये बात आज हमारे देश के लोगों को बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारी सरकारें नियम कानूनों का पालन कराने में नाकाम रहती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे देश में जिन अमीरों को मौका मिलता है वो आम लोगों का खून चूसने, नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक मौका नहीं छोड़ते। आप जुलाई 24 की उस घटना को याद कीजिए जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। मौत का कारण यह था कि जिस कोचिंग संस्थान में ये पढ़ते थे वो इन्हें नियमों का उल्लंघन करके बेसमेंट में ठूस देता था। और जब एक दिन इस बेसमेंट में पानी भरा, उस पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस तरह के कोचिंग संस्थानों की असली हनक सामने आई और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कैसे यहां पर बात सिर्फ कोचिंग संस्थानों की नहीं है, होटल मालिकों को मौका मिलता है, नियम तोड़ते हैं। मकान मालिकों को मौका मिलता है, वो नियमों की धज्जियां उड़ाकर माचिस जैसे डिब्बों में कई छात्रों को ठूस ठूस कर रखते हैं। उनसे महंगा किराया वसूला जाता है। अनेकों ऐसे छात्र आपको इसी मालवीय नगर के इलाके में मिलेंगे जो इन तंग गलियों में बिजली के तार जो बड़े बड़े खंभों से लटक रहे हैं उनके बीच में बनी हुई इन इमारतों में रहने को मजबूर हैं। गेमिंग जोन वालों को मौका मिलता है तो वो भी कानून को ठेंगा दिखाकर राजकोट के अग्निकांड की तरह कई बच्चों की जान ले लेते हैं। ठेकेदारों को मौका मिलता है तो वो अपनी मनमानी करते हैं, नियमों का कोई सम्मान नहीं करता, सिलसिला रुकता नहीं है। और जो इलाके का जेई होता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब ये अवैध इमारतें बन रही होती हैं, जब नियम तोड़े जा रहे होते हैं, जब कोई नया वहां पर निर्माण किया जाता है, आखिर 6 से 25 कमरे कैसे बने, किसी को दिखा ही नहीं।
जिसके पास हनक है, जिसकी ऊपर तक पहुंच है, जो नेता बड़े अफसरों को जानता है, पैसे वाला है, जिसकी सिस्टम में सेटिंग है, वो अपने अपने तरीके से कानून को तोड़ता रहता है। आप पुणे के उस सड़क हादसे को याद कीजिए जहां एक रईस बाप के 17 साल के लड़के ने नशे की हालत में अपनी पोर्शे कार से 2 बाइक सवार लोगों को मार दिया था। उसके बाद उसके पिता ने उसे बचाने के लिए जो ब्लड सैंपल्स है उसको बदलवाने की साजिश रची थी ताकि शराब पीने के सबूत मिटाए जा सके। अनेकों ऐसे मामले हैं। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि कोई भी देश तभी अनुशासित बनता है जब वहां की सरकार जिम्मेदार बने, समाज में हनक दिखाने वाले लोग भी जिम्मेदार बने और कानून को अपनी बपौती कोई ना समझ पाए। दिल्ली के इस अग्निकांड में भी जो लोग इस गेस्ट हाउस के मालिक थे वो भी तो सब जानते हुए नियम तोड़ रहे थे। आज देखिए ये आरोपी फरार है। शायद आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी इस शख्स की हो जाएगी, लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस घटना में जिंदा जलकर मरे हैं। और ये मौत सबसे बुरी मौत होती है, इसमें इंसान को 2 बार जलकर मरना पड़ता है और जो वेदनाएं इससे फूटती है ना, उन्हें शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें गुरुग्राम के उस परिवार की हैं जिसने इस अग्निकांड में अपने 8 लोगों को खो दिया है। 80 साल के राधेश्याम अग्रवाल फेफड़ों की बीमारी के लिए साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उनके इलाज के कारण परिवार के बाकी लोग भी गुरुग्राम से दिल्ली के साकेत आ गए थे और उन्होंने यहां यह सोचा था कि जब तक उनका इलाज नहीं हो जाता वो इस गेस्ट हाउस में रहेंगे। लेकिन आज यह घटना हुई, इसमें अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल के बेटे विवेक अग्रवाल, 2 छोटी पोतियां, पत्नी, सब 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। और सोचिए इस परिवार ने तो सपना सब कुछ खो दिया। जानते हैं अस्पताल में भर्ती राधेश्याम अग्रवाल को खबर तक नहीं है कि इस अग्निकांड ने उनके पूरे परिवार को निगल लिया। और इसलिए ऐसी घटनाएं सिर्फ हादसों तक सीमित नहीं होती। इनका दर्द समझना है तो इनमें मरने वाले लोगों के घर जाकर देखिए जहां उदासी है, दुख है, सन्नाटा पसरा है। दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल के अग्निकांड में जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें 5 से 6 लोग गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 46 के विवेक अग्रवाल जी के मकान के बिल्कुल सामने हूं जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। परिजनों को नहीं पता कि विवेक अग्रवाल उनका परिवार कहां है, लेकिन जानकारी के मुताबिक विवेक अग्रवाल के पिता मैक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में एडमिट थे। विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी, अपनी मां और दोनों बच्चों के साथ उस होटल में रुके थे जहां पे ये अग्निकांड हुआ जिसमें 21 लोगों की मौत सामने आई थी। हालांकि परिजन ये बताने में लगे हैं कि 4 लोगों के शव उन्हें दिखाए गए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी के 2 से 3 लोग परिजन कहां हैं उसका उन्हें पता नहीं लग पा रहा। जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का, उनकी मदर, बिटिया, वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ और छोटी बेटी का कहाँ है। ये तो बहुत ही दुखद समाचार मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूँगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तक ये नहीं है कि वो भाई इसमें कि उनके साथ हादसा हुआ और कोई डेथ नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में आग हादसों के कारण हर साल 16 लोगों की मौत होती है। 2024 में 5,888, 2023 में 6,891, 22 में 7,435 लोगों की मौत हुई। ज्यादातर मामलों में नियमों का उल्लंघन ही वजह था। दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा आग के हादसे यहीं पर होते हैं। देश में कमर्शियल बिल्डिंग से जुड़े हर एक आग हादसे पर औसतन 0.9 मौतें होती हैं, जबकि दिल्ली में हर एक आग हादसे 1.33 मौतें होती हैं। दिल्ली में आग हादसे इतने खतरनाक क्यों बनते हैं? 60% घटनाओं में घटिया, पुराने, सब स्टैंडर्ड वायरिंग बड़ा कारण। शॉर्ट सर्किट इनकी वजह से होता है। दूसरा बड़ा कारण बिजली के सिस्टम पर ज्यादा लोड पड़ना। तीसरा है गैस सिलेंडर्स का खराब इस्तेमाल। और इनमें सबसे अहम है सब स्टैंडर्ड वायरिंग। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कैसे, अगर आप देखिए, तारें लटकी होती है, भारी भारी तार
आप दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल जैसे टेरेस के बगल से गुजर रही हैं। ये तारें ऐसे ही लटकी रहती हैं और यही आग हादसों का सबसे बड़ा कारण बनती है। अगर यहां शॉर्ट सर्किट हो जाए, देखिए इस घर में आग फैलना कितना आसान है। कोई सरकार अब तक इसका समाधान ढूंढ ही नहीं पाई है। कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। और यहां ये याद रखिएगा कि दिल्ली देश की राजधानी है। लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं और वो भी दूसरे देश के नागरिक होते हैं, तो इससे हमारे देश की छवि को धक्का लगता है। इस अग्निकांड के बाद होटल फ्लरिश स्टेज के मालिक लवकेश बजाज को खोजा जा रहा है। लवकेश बजाज, यही शख्स वो मुजरिम है जो अब भागता फिर रहा है। ऐसे अनेकों अग्निकांड इस देश में हुए हैं और आपने देखा होगा कि उसके बाद से मालिक भाग जाता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। जमीन है पश्चिम बंगाल की इस बार, जिस बंगाल में 4 मई तक ममता बनर्जी का एक छत्र राज था। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था। बंगाल की जमीन पर किसी की हिम्मत नहीं थी जो ममता बनर्जी को चुनौती दे सके। लेकिन 4 मई को सत्ता की जमीन ममता बनर्जी के पैरों तले ऐसी खिसकी कि अब पार्टी भी हाथों से रेत की तरह फिसल चुकी है। महाराष्ट्र का शिंदे कांड अब बंगाल की धरती पर दोहराया जा चुका है। टीएमसी के 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सोमवार को पार्टी से निकाले गए ऋतव्रत बैनर्जी को बागी गुट ने अपना नया विधायक दल का नेता चुन लिया। और सबसे बड़ी खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस ने इस बागी गुट को मान्यता दे दी है, चाबी सौंप दी है। यह सबसे बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। और अगर इस पूरी खबर को समझें तो आज बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी को आज ये तय करना है, उन्हें एक हिस्सा चुनना है। एक तरफ है उनके 60 विधायक जो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी का भतीजा हमें स्वीकार नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी नेता है, वो हमारा मार्गदर्शन करें। और दूसरी तरफ है अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे। आज ममता बनर्जी को चुनना है। पार्टी बचाना चाहती हैं तो विधायकों की तरफ जाना होगा और भतीजे के साथ रहना चाहती हैं तो उनके पास भतीजा बचेगा। बागी गुट ने ममता बनर्जी को चुनौती देने के साथ उन्हें अपना नेता बताया। गेंद उन्हीं के पाले में डाल दिया। सवाल बड़ा है, दीदी भतीजा चुनेंगी या पार्टी बचाएंगी? ये बगावत अचानक नहीं हुई। कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली, आईपैक को लेकर विधायकों की नाराजगी, आईपैक की दखलंदाजी पर दीदी का भतीजा प्रेम ने टीएमसी में असंतोष पैदा किया जो सत्ता जाते ही ज्वालामुखी बनकर फूट गया। इस बगावत को एक मौके की तलाश थी। वो तब मिल गया जब अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को एक पत्र भेजा गया था जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान था। यहीं पर दाव उल्टा पड़ गया। टीएमसी के 2 कद्दावर चेहरे ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि इस लेटर पर उनके हस्ताक्षर फर्जी यानी जाली है। जैसे ही यह शिकायत स्पीकर तक पहुंची, ममता बनर्जी ने बिना वक्त गवाए इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल बाहर किया। लेकिन ममता बनर्जी भी चुप कर बैठी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिन 2 विधायकों को वो बाहर कर रही हैं, उनके पास 60 विधायकों की ताकत है, जबकि ममता ने उन्हें बेहद हल्के में लिया था। निष्कासन के ठीक 48 घंटे के अंदर बुधवार को ऋतव्रत बैनर्जी ने वो कर दिखाया जो तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ममता बनर्जी की आंखों के सामने ही उनके हाथ से पार्टी फिसल रही है। अब उन्हें तय करना है कि वो बागियों की बात मानते हुए उनकी सलाहकार मार्गदर्शक बनती हैं, यानी मार्गदर्शक मंडल का रास्ता चुनती हैं, या फिर भतीजे के साथ पार्टी बचाने की लड़ाई शुरू करती हैं, या नई पार्टी बनाती हैं। क्योंकि ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी मार्गदर्शक बने। आज ममता बनर्जी को अपना वो बयान जरूर याद आ रहा होगा जब उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें आडवाणी जी के लिए बुरा लग रहा है। ये अपमानजनक है कि आप सीनियर का सम्मान नहीं कर रहे। हर किसी को एक दिन बूढ़ा होना है। और आज ममता की पार्टी के नेता उन्हीं को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहते हैं। A lot of MLAs are listening to me. I'm a backbencher. I'm a backbencher, literally in every sense of the term. If so many MLAs are listening to me, then I'm very, very powerful. But this has nothing to do with reality. It's devoid of reality. So I won't answer this question. I know that majority of the Trinamool Congress MLAs will be attending the administrative meeting held by Honorable Chief Minister Sri Shubhendu Adhikari.
ममता बनर्जी ने बागियों की क्षमता को हल्के में आंका। दरअसल ऋतव्रत बैनर्जी सिर्फ हवा में दावे नहीं कर रहे थे। आज जब वो विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस के चेंबर में दाखिल हुए तो उनके हाथ में 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक समर्थन पत्र था। 2 और विधायक जो इस वक्त राज्य के बाहर हैं, उन्होंने भी फोन पर अपनी सहमति दे दी। यानी 80 विधायकों वाली टीएमसी के कुल 60 विधायक अब ममता और अभिषेक के नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। इस बगावत ने ममता बनर्जी को कानूनी रूप से बेबस बना दिया है। संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी को कानूनी रूप से तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का साथ होना जरूरी है। बागी गुट के पास जादुई आंकड़े 54 से 6 विधायक ज्यादा हैं। इसलिए स्पीकर रथींद्र बोस ने बिना किसी देरी के ऋतव्रत बैनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, ऋतव्रत को बाकायदा नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबियां भी सौंप दी गई हैं। यानी सदन के भीतर अब ममता बनर्जी की टीएमसी नहीं बल्कि ऋतव्रत का यह बागी गुट असली बॉस बन चुका है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि विधानसभा स्पीकर का विशेषाधिकार सिर्फ विधानसभा तक सीमित है। यानी वो नियमों के तहत यहां नेता प्रतिपक्ष और सदस्यता को लेकर फैसला ले सकते हैं। चूंकि अभी बागी विधायकों के पास नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी संख्या बल है, इसलिए उन्हें यह पद मिल गया। साथ ही 2/3 संख्या 2/3 संख्या होने की वजह से उनकी सदस्यता फिलहाल संकट में नहीं है। लेकिन इससे यह तय नहीं हो जाता कि तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी उन्हीं का अधिकार होगा। पार्टी किसकी रहेगी, ये तय नियमों के आधार पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। यह तो तय है कि बागी अलग रास्ता पकड़ चुके हैं, पार्टी पर भी दावा कर चुके हैं और दूसरी तरफ ममता भी बागियों को गद्दार कह चुके हैं। यानी पार्टी सिंबल को लेकर एक खींचतान मचना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि तृणमूल पर किसका कब्जा हो सकता है। पार्टी सिंबल पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। 80 में से 60 विधायक होने पर भी बागी पार्टी सीधे नहीं कब्जा सकते। फिलहाल की स्थिति में ममता बनर्जी ही टीएमसी की अध्यक्ष बनी रहेंगी, पार्टी में फेरबदल कर सकेंगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी कमिटीज और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए यह साबित भी कर दिया है। सवाल यह है कि बागी पार्टी पर कब्जा करना चाहें तो क्या होगा। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग से मांग करनी होगी, जिसके लिए कई पैमाने हैं। जिस तरह बागियों के पास ज्यादा विधायक हैं, उसी तरह ज्यादा सांसद भी उनके साथ आने चाहिए। साथ ही संगठन में भी ज्यादा समर्थन होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरफ फैसला ले सकता है। वो ये जानने की कोशिश कर सकता है कि किसके पास विधायक, सांसद और संगठन में किसके पास ज्यादा समर्थन है। ममता के हाथ से पार्टी तभी जाएगी जब विधायकों के साथ सांसद और संगठन के लोग बगावत करते हैं। और ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ साथ कोर्ट में पहुंच जाते हैं। फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता जरूर ऋतव्रत बैनर्जी को मिल गई है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अभी भी ममता बनर्जी हैं। सिंबल पर विवाद की स्थिति में फैसला चुनाव आयोग या कोर्ट ही कर सकता है। इस बगावत की सबसे दिलचस्प और रणनीतिक बात यह है कि बागियों ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं किया है। ऋतव्रत बैनर्जी ने क्या दांव खेला। उनके अलावा उपनेता बने जावेद खान, संदीपन साहा, स्यूली साहा, चीफ विप बने अखरुज्जमान, इन सब ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि ममता बनर्जी ही उनकी सर्वोच्च नेता है। यानी लड़ाई नीति की नहीं, लड़ाई विरासत की है। यानी इन लोगों ने टीएमसी पर दावा कर दिया, ममता को अपना नेता बना दिया। टीएमसी के कोर वोटर ममता के कट्टर समर्थकों को भी नाराज नहीं किया। यानी ये बगावत सीधे तौर पर ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लामबंदी है। बागी विधायकों का साफ कहना है कि पार्टी को कुछ इनसाइडर नेताओं ने मजाक बना दिया था, वो टीएमसी को बचाने के लिए आगे आए। इधर ममता बनर्जी ने अपने धड़े के नेताओं और विधायकों के साथ एक लंबी बैठक की। इस बैठक के बाद दिग्गज नेता मदन मित्रा ने बागी गुट पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग के बाद बाहर निकले मदन मित्रा ने ऋतव्रत बैनर्जी और उनके साथ गए विधायकों को कचरा कहा, कचरा बताया और कहा कि जो लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो असली टीएमसी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि ऋतव्रत बैनर्जी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर रहे, बल्कि वो पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बागी नेताओं में इतना दम नहीं है कि ये खुलकर बीजेपी में शामिल हो सके, इसलिए ये टीएमसी के नाम का इस्तेमाल करके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उन्होंने इस लड़ाई को सड़क से लेकर अदालत तक राजनीतिक कानूनी दोनों तरीके से लड़ने का ऐलान किया।
उन्होंने ऋतव्रत बैनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलने पर तीखे सवाल उठाए। मदन मित्रा ने सीधे सीधे स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए इस पर पूरे घटनाक्रम को गैर कानूनी बताया। How can expelled leader, an independent leader, the moment he is expelled, somebody is expelled from a party, he is independent. So how can an independent leader, he becomes a leader of the opposition of a political party, ignoring the highest office. So the entire process is illegal and absolutely it is a game of trade, horse trading, is a game of BJP. Britobrato is being funded by the BJP, you are saying? Absolutely. It is a BJP concerned game. But okay, law is still there. Let us see. But we will go up to last. So you will fight this legally? Positively. अब बात करेंगे ईरान की, जहां एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अटैक किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने केशम द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि शांति लंबे समय तक शायद कायम रहेगी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी ऐसा लग रहा है। इन हमलों के बीच एक और बड़ी खबर आई है। इस साल 28 फरवरी के बाद से एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही थी कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का क्या हुआ, उनके अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। अब इन सवालों का ठोस जवाब मिलने लगा है। ईरान के सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम यात्रा 16 जून से 26 जून के बीच किसी एक दिन निकाली जाएगी। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक इसी महीने मुहर्रम के दौरान अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। IRNA की खबर के मुताबिक अली खामेनेई के जनाजे के लिए ईरान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग जितने शहर हैं, तमाम शहरों में शोक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। अनुमान है कि उनके जनाजे में करीब 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। खबर के मुताबिक अली खामेनेई का जनाजा तेहरान के अलावा देश के 2 प्रमुख धार्मिक शहर कोम और मशहद में भी गुजरेगी। योजना के मुताबिक मशहद में अली खामेनेई के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि ये शहर उनका घर था। दुनिया के ज्यादातर धार्मिक परंपराओं में व्यक्ति की मृत्यु के कुछ ही दिनों के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन अली खामेनेई के मामले में करीब 3 महीने बाद जनाजा उठेगा। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में हुई थी और उसी के बाद से ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से उनके शव को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा की तैयारियों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता को फिलहाल रोक दिया है और अटैक शुरू कर दिए हैं। ईरान की फार्स और तस्निम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के मीडिएटर्स से बातचीत बंद कर दी गई है और बातचीत बंद करने की वजह इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमले हैं। युद्ध विराम के पहले शर्त यह रखी गई कि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेकिन हमने आपको बीते दिन बताया लेबनान पर हमले करने के लिए ट्रंप कह रहे हैं, नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच बकझक हो गई, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हालिया हमलों के बाद इजराइल ने फिर से लेबनान में अपने सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिए और दक्षिण लेबनान और बेरूत पर जबरदस्त बमबारी की है। इसी सैन्य ऑपरेशन को आधार बनाते हुए ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उसने बातचीत को बंद कर दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन दावों को झूठा बताया गया है। उनके मुताबिक ईरान के साथ बातचीत लगातार जारी है और अब समय आ गया है कि किसी न किसी तरह के एक समझौता किया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर और ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमले किए, उसे देखते हुए दोनों देशों में शांति बहाली की उम्मीद कम होती जा रही है। कल अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी के दौरान ईरान की ओर जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल फायर किए थे। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी को पार करके एक शिप खार्ग द्वीप की ओर जा रहा था। कई चेतावनी दी गई, कई चेतावनियों के बाद भी जब जहाज को नहीं मोड़ा गया, तब अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शिप के इंजन पर हेल फायर मिसाइल्स दाग दी, जिसके बाद जहाज को काफी नुकसान हुआ। 13 अप्रैल के बाद से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगाई हुई है और वहां जाने वाले 100 से ज्यादा जहाजों को वापस भेजा गया है।
जहाज को रोकने से ईरान भड़क गया, जिसके जवाब में उसने कुवैत, बहरीन पर मिसाइल ड्रोन अटैक किए। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि IRGC ने कुवैत एयरपोर्ट के अलावा बहरीन में मौजूद US नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। IRGC का दावा है कि इस हमले में काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सभी हमले को समय रहते हुए इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम कर दिया गया। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने 2 मिसाइलें कुवैत पर, 3 मिसाइलें बहरीन पर दागी, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कुछ तूफान आपको मिटाने नहीं बल्कि आपकी ताकत याद दिलाने आते हैं। नमस्कार।